Welcome again students to the online platform of Akbar classes. Class 8 students, as we were studying the chapter cell, कुछ हमने डिस्कस किया था पहले के क्लासेस में कि सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो फिर हमने एक चार्ट बनाया था कि हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं सेल की स्टडी को लेकर. इससे पहले कि हम अब प्रोसीजर में जाएं पढ़ने के, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, दो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था. अब उसको थोड़ा सा हम समझेंगे. एक टर्म है आपका सेल बायोलॉजी, दूसरा टर्म है साइटोलॉजी. जब आप दो सेल की स्टडी कर रहे होंगे हायर क्लासेस में भी, तो दीज टू टर्म्स विल कम अगेन एंड अगेन, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. तो यहाँ पर अगर हम इससे फेमिलियर हो जाएं कि ये क्या है, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, तो हम बात करते हैं सेल साइटोलॉजी की पहले. ठीक, तो प्लीज़ ब्रिंग आउट योर कॉपीज़, बाहर निकाल लीजिए, कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लिखिए ज़रा सा साइटोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ plant and animal cells. The study of the structure and functions of the plant and animal cells is called cytology. तो this is very specific. हम जब डेफिनेशन में ही हम समझ जाएंगे कि ये साइटोलॉजी का स्कोप क्या है. साइटोलॉजी इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दूसरा वर्ड जो आप नोट करने वाले हैं वह है सेल बायोलॉजी. ठीक है, सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी लिखिए. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सेल. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सेल. हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से सेल का डेवलपमेंट हुआ है उसकी स्टडी. तो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. ठीक है, सेल बायोलॉजी में एक लाइन आप और ऐड कर दीजिएगा कि इट इज़ द स्टडी, द सेल बायोलॉजी इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, मतलब सेल बायोलॉजी के अंदर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों की स्टडी करते हैं. ठीक, तो दो टर्म हमने बात की, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी से हमने स्टार्ट किया. साइटोलॉजी का डेफिनेशन आप पढ़िएगा तो पता चलेगा. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिर्फ स्ट्रक्चर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं और उनके फंक्शन क्या है, वो भी किसके, प्लांट और एनिमल सेल के. इसका स्कोप, स्टडी ऑफ स्कोप छोटा होता है. जब हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये एक ब्रॉड टर्म है एंड इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ सेल, एंड इट इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो सेल की स्टडी के लिए हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी. आपका मेजर जो क्लास 8, 9 ये जो क्लासेस हैं, इसमें आपका जो फोकस हो रहता है, एरिया ऑफ स्टडी रहते हैं, मेनली साइटोलॉजी रहती है. ठीक है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सेल बायोलॉजी पे नहीं जाते हैं, थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करते हैं. अगर हम एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखेंगे अगले सेक्शन में, तो दैट इंक्लूड्स सेल बायोलॉजी, इट्स नॉट साइटोलॉजी. ठीक है, तो एक ब्रॉड टर्म है, एक नैरो टर्म है. ये सिर्फ एनिमल और प्लांट सेल के बारे में बात करता है और उसके भी सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करता है. सेल बायोलॉजी वाइडर टर्म है जो हर तरह के सेल्स, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन कैसे बना है उसके बारे में बात करता है. ठीक है, तो ये ऐसे अलग से आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, बस ये यू शुड बी फेमिलियर विद दिस बिकॉज इन हायर क्लासेस यू आर गोइंग टू गेट एक्वाइंटेड विद दीज टर्म्स. ठीक है, तो एक बार फिर से पुराने चार्ट में जाइए, जो हमने चार्ट आपको लिखवाया था कि हमने कैसे स्टडी करने के बारे में सोचा था. हमने पहले ये सोचा था कि हम क्या करते हैं, सेल की बाउंड्रीज, कुछ ऐसे कवरिंग्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं जो सेल को घेरे हुए रहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. दूसरा आपने देखा था कि न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस था दूसरा सेक्शन जिसके बारे में स्टडी करनी थी. तीसरा सेल ऑर्गेनेल था, इसके बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे. इसके अलावा आप साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं पिछले क्लास में. ठीक है, तो एक बात पे ज़रा बात करते हैं कि जब हम स्टार्ट किया था, लाइक जस्ट वी हैड स्टार्टेड द क्लास,
तब हमने ना सेल का जो स्टडी की हिस्ट्री के बारे में जाना था। तब एक बात आई थी कि हाँ, आपके बारे में जहन में ये सवाल आ सकता है, बल्कि आना चाहिए, कि सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वोज नाम से साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि जो सबसे एक पेक्यूलियर और सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम स्टडी हुई है या फिर जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, वो ये है कि सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, कंजेक्चर्स हैं, बस अंदाज़ा हम लगाते हैं कुछ चीज़ों के बेसिस पर, कुछ प्राइमरी स्टडीज़ के बेसिस पर, कि इससे हम एक अंदाज़ा ये लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहला सेल बना होगा। इससे पहले कि पहला सेल कैसे बना होगा, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ, लाइक वी आर स्टडिंग अबाउट अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन शायद आपको पता हो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहला अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो अर्थ पर पहला सेल आया कैसे, कैसे से पहले एक सवाल आया, कब आया। तो अर्थ के बनने के लगभग 750 मिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट जो सेल है वो लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद पहला सेल तब बना होगा। ठीक है, पहला सेल बनने के लिए कैसे बना, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि कुछ अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, उसके अराउंड एक प्रोटीन, एक लेयर बन गई प्रोटीन की, जिससे हो सकता है कि पहला सेल बना हो। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत ही डीप स्टडी है, इसके बारे में हम अभी ज़्यादा नहीं जानेंगे कि कैसा पहला सेल बना था। ठीक है, हम एक बात समझते हैं कि पहला सेल किस नज़रिए से ज़रूरी है, पहला सेल के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया लेना। ठीक है, अब पहला सेल, जब हमने सेल थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि एक जो थर्ड सेल जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें था कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि सेल डिवाइड कर सकता है, एक सेल अपनी तरीके का दूसरा सेल बना सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सेल से। तो हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि पहला सेल कब बना, हमारा मेन कंसर्न ये है कि पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल कब बना होगा, कि एक सेल बन गया, फिर वो एक से डिवाइड होकर 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। कुछ कंडीशंस बहुत एक सेल को बनने के लिए, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल को बनने के लिए कुछ कंडीशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वो क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल में क्या होता है? हमने ये देखा था कि एक सेल 1 से 2, और हमने कहा था कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस रहता है, एक इन्फॉर्मेशन मतलब एक सेल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए कुछ उसमें केमिकल्स होंगे। एक सेल है, इसका क्या फीचर होगा, उसको डिक्टेट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए इसके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो केमिकल है जो इसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है, उसका रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी ये केमिकल होने चाहिए होंगे। ये केमिकल कहाँ से आएंगे? पहले वाले सेल से आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले सेल में जो केमिकल्स हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, ये 1 से 2 बना सके, 2 से 4 बना सके। ठीक है, तो हम एक कंडीशन की, जनरल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि पता चले कि हाँ, पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल रहा होगा, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी रही होंगी कि क्या हो, उसका जो इंफॉर्मेशन कैरिंग मटेरियल हो, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर का हो, कि 1 से 2 बन सके, 2 से 4 बन सके। ठीक है, दूसरा एक बहुत ज़रूरी
फीचर होना ये ज़रूरी हो जाता है एक सेल को बनने के लिए कि सेल के अंदर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का मतलब एक सेल क्या कर सके, एक सेल लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ सके, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ सके, जिससे एनर्जी रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है सेल की, और ये बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, आपके हर तरह के सेल में डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो सके। तीसरी बात जो ज़रूरी है वही एक सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो ये होनी चाहिए कि सेल एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जैसे कि आप पहले अगर फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या होता है कि सनलाइट में जो एनर्जी रहती है उसको ट्रैप करके ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करता है एक सेल। ठीक है, हमारा जो सेल है वो एनर्जी लेता है स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, किससे, प्लांट से, दूसरे एनिमल से, और फिर उसको एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करता है। तो एनर्जी को वो क्या कर सके, केमिकल फॉर्म एनर्जी का वो चेंज कर सके। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि सेल का डेवलपमेंट के लिए, कि सेल अगर पहला बना होगा हमारा, फिर मैं बातों को रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि सेल बिल्कुल इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन हमारा मेजर कंसर्न है सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल के बारे में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऐसे सेल जो एक अपने जैसी दूसरी कॉपीज़ बना सके, तभी से रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, तभी से एक सेल से लेकर आज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हंड्रेड ऑफ बिलियंस स्पीसीज़ आ चुके हैं, जा चुके हैं, पॉपुलेशन आ चुका है, जा चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि वह सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। एक जगह 1 से 2 बन सकता है, 2 से 4 बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेशन, और पहला जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल था उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी थी कि उसका जो केमिकल है जो उसके फीचर को डिटरमाइन कर रहा है वो रेप्लिकेट हो सके, वो जिसकी कॉपीज़ बन सके। 1 से 2 बनी तभी 2 अलग अलग सेल में चली गई। दूसरी बात जो ज़रूरी थी कि क्या कर सके वो, कि कुछ कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ सके। तीसरी बात जो अहम थी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल के लिए कि इट शुड बी एबल टू कन्वर्ट द एनर्जी इन वन केमिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये बातें हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से जो पहला सेल जो अर्थ पे था वो प्रोकैरियोटिक नेचर का था। आपने ये टर्म पहले सुना होगा, एक बार फिर हम इस पे जाएंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक। इस प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलपमेंट होकर लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो एक सेल बना जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, तो पहले जो सेल आए वो कौन से थे, प्रोकैरियोटिक काइंड के। उसके बाद क्या हो, किस काइंड के आए, यूकैरियोटिक काइंड के। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोटिक काइंड के सेल और अर्थ पे नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द एबंडेंट जो सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक पहले सेल आए, ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल इनको आप कह सकते हैं। उनसे यूकैरियोटिक का डेवलपमेंट हुआ तो दे आर काइंड ऑफ मॉडर्न सेल। तो आखिर क्या बेसिक डिफरेंस है जो एक प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक बनाता है और यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक बनाता है। ठीक है, तो एक बार फिर हम ज़रा सा वापस आते हैं, किसकी तरफ वापस आते हैं, सेल की बाउंड्रीज़ की तरफ। आप इन 2 टर्म्स को ज़रा से याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। और हम दोबारा किस पे आ रहे हैं, सेल की बाउंड्रीज़ की तरफ। सेल की बाउंड्रीज़ की अगर बात करें कि कौन कौन सी लेयर्स हैं जो एक सेल को कवर किए हुए हैं, तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो यूनिवर्सल है, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन आपके दिमाग में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म है। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या होना ऐसा सेल है जिसको हम कहेंगे ये प्रोकैरियोटिक है, और कौन ऐसा सेल है जिसको हम कहेंगे कि ये यूकैरियोटिक है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट क्यों हुआ, इस बात को ज़रा सा समझने की कोशिश करो। आप डार्विन का नाम सुना होगा आपने शायद। डार्विन अगर नहीं सुना है तो आप सीनियर क्लासेस में सुनेंगे। ही वॉज ए वेरी फेमस बायोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनिस्ट, जिन्हें एवोल्यूशन की थ्योरी दी है।
ठीक है। वो बेसिक ये बात ये कहता है कि किसी भी कंडीशन में वही सर्वाइव करता है जो सबसे फिट होता है, जो सबसे फिट होता है, ठीक है। तो इसका इस सेल मेम्ब्रेन से क्या लेना देना है, चलिए इस बात को समझते हैं। पहला जब सेल बना होगा, जब प्रिमिटिव सेल बने होंगे अर्थ पे, तब क्या हुआ होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, सारे सेल एक तरह के बने होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स रहे होंगे जो उसको पार्टिकुलर कंडीशन में किसी सेल को सर्वाइव करने के लिए बेनिफिशियल होंगे। मतलब इसको ऐसे सोचिए, कुछ प्रिमिटिव सेल बने, ठीक है, डिफरेंट सेल बने, जिसमें क्या है कि एक सेल है जिसके पास कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो उसके दूसरे के ऊपर बेनिफिट दे रहा है कि एक पार्टिकुलर कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है कि जो सबसे फिट होगा, जो सबसे बेहतर होगा, वो एक पार्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करेगा। तो अगर इसके पास कुछ ऐसी क्वालिटी है जो एक पार्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तो क्या ऑब्वियसली ये सर्वाइव कर जाएगा और इसको मर जाना है, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, सपोज सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं होता तो क्या होता, सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं होता तो इसके पास जो एंजाइम्स हैं जो इसको पार्टिकुलर बेनिफिट दे रहे हैं किसी एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ये क्या होता, पैरासाइटिक मोड के ज़रिए, ठीक है, क्या हो जाता, इस सेल से इस सेल चला जाता। क्यों? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो एंजाइम बना रहा है ये सेल, लेकिन फ़ायदा क्या हो जा रहा है, एक दूसरे सेल को फ़ायदा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन्स नहीं है। तो इस अपने खूबी को, जिससे उससे फ़ायदा मिल सके, अपने पास रखने के लिए क्या हुआ, इस एंजाइम्स के अराउंड डेवलपमेंट शुरू हो गया, किसका, मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, मेम्ब्रेन्स का। और ये जो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन जो बना हर एक सेल के अराउंड, उसको हमने कहा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सवाल ये था कि ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बने किस चीज़ से, ठीक है। तो हर एक बायो मेम्ब्रेन को बढ़ने के लिए, आप सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनको बढ़ने के लिए दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये हो नहीं है, एक प्रोटीन, दूसरा लिपिड, ठीक है, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड। दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, दो बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो हर एक तरह के बायो मेम्ब्रेन्स में, मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल है, उसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन हैं, सब में प्रेजेंट होना है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन के साथ खास बात यह है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बनते हैं उनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लेकिन यहाँ जो आप लिपिड देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से एक लिपिड किसी एक मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किसी एक मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, मतलब एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इसके बारे में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। बस हम ये जान रहे हैं कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक अपनी एक पार्टिकुलर खूबी को बचाने के लिए कि वो उस तक सीमित रहे, वो एंजाइम जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है किसी एक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, उसने क्या किया, अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बना लिया। और वो उस मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट क्या था, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही फॉर्मल होता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहता है ये, लेकिन लिपिड उसका स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से लिपिड क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक। चलिए अब फिर हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, बेसिक हम डिफरेंसेस जान रहे हैं अभी, प्रोकैरियोटिक का, बाद में यूकैरियोटिक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दूसरा हमने ये जाना कि पहले प्रोकैरियोटिक का, फिर यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, ठीक। एक जनरल थ्योरी ये है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके लिए एक बहुत ही जनरल थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो सिम्बायोसिस की थ्योरी, जिसके बारे में आपको नहीं जानना है, बस मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ खा लिया, निगल लिया, और उससे एक यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। चलिए मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ।
ये इंडो सिम्बायोसिस की थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है, बस मैं बोल दे रहा हूँ, ये आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल कैसे बना? एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने एक छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को जो एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेसिफिक था, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या था? एनर्जी रिलीज करने में, ठीक, इसको खा लिया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब ये एक इंडिपेंडेंट सेल जैसा फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि क्या, एक एनर्जी रिलीजिंग यूनिट की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम फिर जानते हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस की। तो इससे एक बात, तो इससे जो ये सेल डेवलपमेंट हुआ, यूकैरियोटिक हुआ, पहली बात ये बात आई कि प्रिमिटिव सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। मॉडर्न सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। पहले आया प्रोकैरियोटिक, बाद में आया है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम ये समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी बॉडी में जितने सेल हैं, लगभग 38 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके, 38 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में लगभग, यस, ये नंबर बहुत ही वास्ट नंबर है, यकीन करना मुश्किल है, बट यस, यू आर मेड अप ऑफ 38 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 38 ट्रिलियन सेल में 85% जो सेल है, पता है वो क्या है? वो सिर्फ आपका है आरबीसी, ठीक है। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बेसिक फैक्ट है कि 38 ट्रिलियन, उसमें 85% सेल आरबीसी हैं, और आरबीसी असल में सही में सेल है भी नहीं, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल नहीं हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जितने आपके बॉडी में सेल हैं 38, उससे अभी जो रिसेंट डाटा है वो ये कहता है कि 1.2 टाइम्स ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल हैं। 38 ट्रिलियन आपके बॉडी में जो सेल हैं, उससे 1.2 टाइम्स मोर के हैं आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हम बात करें तो बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। तो आपकी बॉडी में जितना सेल है उससे 1.2 टाइम्स क्या है? आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। लेकिन क्या आपको दिखता है आपकी बॉडी में जो आपका जो सेल जो मास बन रहा है, सेल से टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, तो आपको दिख रहा है आपका बॉडी आपका अपीयर हो रहा है, हाथ, आँख, नाक, कान, एवरीथिंग। लेकिन क्या आपको बैक्टीरिया दिख रहा है? इतना होने के बावजूद नहीं दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका साइज़ एक्सट्रीमली स्मॉल होता है कंपेरेटिवली किससे? यूकैरियोटिक सेल से उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जिससे वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। एक जनरल अगर एवरेज ह्यूमन है, उसका अगर बॉडी अगर वेट को अगर उसका मास को अगर वे किया जाए तो पता है आपकी बॉडी में प्रेजेंट कितना है बैक्टीरिया? उसका वज़न लगभग 3 पाउंड्स है। मतलब जितना आपका ब्रेन है उसकी वज़न का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। अलग अलग तरह के रिलेशन में रहता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस याद रखिएगा कि 3 पाउंड्स तक लगभग क्या है? वेट है किसका? आपके बॉडी में जो प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का, ठीक है। नंबर 1.2 टाइम्स, बट वज़न क्या है? सिर्फ 3 पाउंड्स। आपका जो ब्रेन है उसके बराबर। ऐसा क्यों? और आपको दिख भी नहीं रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो एक डिफरेंस हमने और जाना कि यूकैरियोटिक सेल्स आर मच लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक टर्म जब हम यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, एक टर्म पे हम वापस आते हैं, जब हमने एक चार्ट बनाया था स्टडी करने के लिए, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो सवाल है सेल ऑर्गेनल होता क्या है? सेल ऑर्गेनल एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग आउट योर कॉपी, मैं आपको लिखा दूँ इस बारे में कि सेल ऑर्गेनल्स, स्पेसिफिक सब यूनिट्स, सेल ऑर्गेनल लिखिए, स्पेसिफिक सब यूनिट्स इनसाइड द सेल, specific subunits inside the cell which perform a particular function, सेल ऑर्गेनल क्या है? एक ख़ास जगह है किसके अंदर? सेल के अंदर, जो एक पार्टिकुलर काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को समझने के लिए हम सेल ऑर्गेनल की बात क्यों कर रहे हैं? ये अहम सवाल है, ठीक है।
इसका जवाब ये है कि आप सेल ऑर्गेनेल का जो आपने डेफिनेशन लिखा, इसमें से सेल ऑर्गेनेल कोई ऐसा सेल हो सकता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ना हो, और कुछ ऐसा सेल हो सकता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को समझ रहे हैं। अब किसके नज़रिए से? सेल ऑर्गेनेल के नज़रिए से। सेल ऑर्गेनेल को हम जान चुके हैं कि क्या होता है, कि स्पेसिफिक लोकेशन होता है जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है सेल के अंदर। अब ये सेल ऑर्गेनेल है, हो सकता है कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, मेम्ब्रेन बाउंड हो, या फिर हो सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो किस तरह की चीज़, किस तरह के सब्सटेंसेस से बना होगा? फिर मैंने पहले बताया लिपिड्स और प्रोटीन्स से, लिपिड्स और प्रोटीन्स से। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और सब्सटेंस इन्वॉल्व हों इस मेम्ब्रेन को बनाने में, बट दीज टू आर यूनिवर्सल, ये होने ही है, लिपिड्स और प्रोटीन होने ही है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसे जिसमें होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हमने सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक और डिफरेंस समझा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक इज नॉट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बट यूकैरियोट इज हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में हमने एक चीज़ और ऐड कर लिया, क्या? कि it does not have membrane bound organelles and it does have membrane bound organelles। तो अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में एक पॉइंट और ऐड हो गया आपका। फिर कहाँ से आप अब एक चार्ट बना सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। आज मैंने जो बोला है इन सब बातों के बेसिस पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप अपने कॉपी में लिखिए, आप अपने ग्रुप में उसको फोटो लेकर उसको सबमिट कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।